नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 12 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग कई सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। आपका एग्ज़ाम जो है वो अभी के लिए तो 17 नवंबर बता रहा है, लेकिन दुर्गा पूजा की छुट्टी ख़त्म होते ही बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर देगी, जिसमें फॉर्म भरने का जो डेट है उसको भी एक्सटेंड किया जाएगा। एडिट करने का जो दिया हुआ है वो भी एक्सटेंड होगा और भी कई सारी चीज़ों में एडिट जोड़ा जाएगा और साथ में नए एग्ज़ाम डेट की भी घोषणा की जाएगी। फिलहाल के लिए 17 नवंबर प्रस्तावित है। पढ़िएगा अच्छे से, रेगुलर रहिएगा। कल मैंने वीडियो डाल दिया था इससे रिलेटेड, आप जाकर उसे देख सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि आप किस तरह से आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और कौन सी वो चीज़ है जो आपका सिलेक्शन रोक देगा। उसको ज़रूर ही देख लीजिएगा उस वीडियो को। कई सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं। आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करेंगे बंधुओं, तो भारत आसियान बैठक, जो वार्षिक बैठक है जो आयोजित किया गया है, 21वां भारत आसियान बैठक। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने 10 पॉइंट्स पर काम करने के लिए भारत और आसियान के लिए बताया है कि हम दोनों को मिलकर, एक संगठन और एक देश को मिलकर किस दिशा में काम करना चाहिए। उस 10 पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। आसियान के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके साथ में चार धाम परियोजना को भी पढ़ेंगे। अमेरिका में एक तूफान आया, एक हरिकेन आया जिसको नाम दिया गया हैमिल्टन। इसको सबसे विनाशकारी साइक्लोन में से एक माना जाता है। 278 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी ज़्यादा से हवा बह रही थी। आप इमेजिन कर सकते हैं, 12 से 14 इंच तक वर्षा हुई है कुछ घंटों के दौरान। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा वर्षा वहाँ पर हुई है। अमेरिका के पहले से पता था हरिकेन आएगा, फिर बहुत सारे लोग इवैक्यूएट किया गया, फिर भी 22 से 24 लोग अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से मारे जा चुके हैं। इसको अमेरिका के इतिहास के सबसे विनाशकारी तूफानों में से एक माना जा रहा था। अगर तकनीक नहीं होती पूर्वानुमानों की तो और भी ज़्यादा लोगों की जान जा सकती थी। तो उसको भी देखेंगे हम लोग। हैमिल्टन तूफान को भी देखेंगे, क्या है, कहाँ पर आया है, ज़रूर ही पूछेगा वहाँ से। इसके अलावा हम लोग आज और भी कई सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल साहित्य पुरस्कार, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और पीटी फैक्ट भी कई सारे होंगे। जैसे एक पीटी फैक्ट तो अभी बता देता हूँ। देश के कौन से शहर की ट्रैफिक है जहाँ पर एआई का इस्तेमाल किया जाएगा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तो है बेंगलोर शहर। ये छोटा सा न्यूज़ था जो मैं आपको करवाऊँगा आज। तो यही सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी टॉपिक को पढ़िएगा। भारत के प्रधानमंत्री जी लाओस गए हुए थे, आपको मैंने समझाया था क्यों गए भाई। तो वहाँ पर एक तो आसियान भारत की बैठक थी 21वां, और उसके साथ साथ ईस्ट एशिया समिट था। ये भी मैंने आपको ईस्ट एशिया समिट बता दिया था। ईस्ट एशिया समिट पिछले वीडियो में किया था, कल वीडियो नहीं आया था, आज आया है, फिर मंडे से अपना कंटिन्यू हो जाएगा। फिर आज हम लोग भारत आसियान बैठक को समझेंगे, इस बैठक को समझेंगे। उसके अलावा समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पर प्रधानमंत्री जी ने बात की है। आईआर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये टॉपिक कि भारत आसियान के संबंधों में हाल के दिनों में कौन सी चुनौती देखी गई है और कौन सी संभावनाएं विद्यमान हैं, कौन से लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने तय किए हैं, ये पीटी में भी पूछा जा सकता है। न्योल टाटा जो हैं, ये अगले टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन होंगे। टाटा सन्स के टाटा ट्रस्ट जो चेयरमैनशिप कौन धारण कर रहे हैं, तो नोएल टाटा नाम है इनका, और ये 67 साल के हैं। रतन टाटा के चचेरे भाई लगेंगे। रतन टाटा जी का निधन हो गया, आपको पता होगा, और नोएल टाटा का नाम भी ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या है आज का पहला टॉपिक आपके लिए। 21st इंडिया आसियान समिट 2024 है। एक चीज़ और बता दूं, कल तक के लिए ही होगा। दुर्गा पूजा को जो स्पेशल ऑफर चल रहा है आपका 71 बीपीएससी आंसर राइटिंग को लेकर, या बीपीएससी आंसर राइटिंग ग्रुप में ऐड होने को लेकर 6 मंथ और 1 ईयर का पैकेज अगर आप लेते हैं तो उस पर ऑफर चल रहा है। बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा है, तो ले लीजिएगा। कल तक ही ये वैलिड रहेगा, उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगा। फिर आपको तो नहीं मिलेगा हाल फिलहाल में। और जुड़ना चाहे तो जल्दी जुड़िएगा 71 बीपीएससी वाले, क्योंकि आपका नुकसान होता है। बाद में आप जुड़ते हैं, फिर आपका ज्योग्राफी छूट जाता है, 6, 7 एनसीईआरटी वगैरह, तो ये आपका नुकसान हो जाता है, ठीक ना। और आंसर राइटिंग रेगुलर करेंगे तो सही रहेगा अभी से ही। देखिए क्या है 21वां भारत आसियान समिट 2024। पहला पीटी फैक्ट कहाँ पर हुआ है, तो लाओस, कंबोडिया, ओके, म्यांमार, वियतनाम, ये सब क्या है, ये सभी आसियान देश हैं। तो लाओस जो है, लाओस
वो क्या है, तो आसियान का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये चीज़ पहले क्लियर हो गया होगा। मैं आपको मैपिंग अगले वीडियो में करवा दूंगा लाओस का, लेकिन फिलहाल में ये लैंड लॉक कंट्री है। आसियान का एकमात्र देश है जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। गरीब देश है लेकिन आसियान का एक देश है, और महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट का ईस्ट एक्ट नीति को लेकर, ईस्ट एक्ट पॉलिसी में लाओस का भी स्थान है। कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाने की थीम को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय योजना की घोषणा की है। 10 पॉइंट उन्होंने बताए हैं, आपको याद रखना पड़ेगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 2025 में आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा आसियान भारत पर्यटन वर्ष, तो 2025 को मनाया जाएगा आसियान भारत पर्यटन वर्ष। आसियान में बुद्धिस्ट समुदाय बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, जो भारत के अलग अलग बुद्ध से जुड़े हुए स्थल जो हैं, चाहे वो बिहार में हो गया या फिर अलग अलग जगह जो हैं वहाँ का भ्रमण करते हैं, और भारी संख्या में वहाँ से लोग आते हैं। साथ में ही रामायण वहाँ की परंपरा में विद्यमान है, तो वो राम से जुड़े हुए स्थलों को भी देखने आते हैं। उसके अलावा भारत दर्शन पर आसियान से बहुत भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, उसके अलावा सस्ता भी पड़ता है तुलनात्मक रूप से। तो इसीलिए भारत और आसियान का 2025 से पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। भारत संयुक्त गतिविधियों के लिए $5 मिलियन उपलब्ध करवाएगा। युवा शिखर सम्मेलन, स्टार्टअप महोत्सव, हैकाथॉन, संगीत समारोह, आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क। थिंक टैंक नेटवर्क का मतलब क्या होता है, ऐसी बॉडीज़ जो पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर काम करती है। जैसे भारत का थिंक टैंक माना जाता है नीति आयोग को। थिंक टैंक मतलब जिसका काम है देश के रणनीतिक रूप से, या कोई भी पॉलिसी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, रणनीतिक हो, उसको शेप करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सलाह देना, मशविरा देना, डिसीजन लेना, बड़े बड़े एक्सपर्ट को जोड़ना, दरअसल में थिंक टैंक यही होता है। आसियान भारत थिंक टैंक एक मुद्दे पर होकर क्यों काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों का चुनौती एक है, वो है चीन को लेकर। दक्षिण चीन सागर में आसियान के पास बहुत बड़ी चुनौती है, जबकि भारत के पास भी सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन के कारण बड़ी चुनौती है। इसलिए भारत और आसियान थिंक टैंक को एकीकृत करने की सोच रहे हैं। दिल्ली वार्ता सहित कई जन केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक का जश्न मनाया जाना। आसियान भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत आसियान भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कराना भी शामिल है। किस ग्रुप के साथ मिलकर भारत ने महिला वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है, तो आसियान और भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन होगा। आपने इससे पहले कभी सुना है कि किसी दूसरे गुट के साथ महिला वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन करना हो, शामिल हो? तो ये भी ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों की संख्या को दोगुना करना, भारत में कृषि विश्वविद्यालय में आसियान छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति का प्रावधान करना भी शामिल है। भारत की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है देश के कुछ अच्छे, वहाँ पर आसियान के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप वगैरह भी दिया जाएगा। 2025 तक आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा करना, आपदा तन्यकता को बढ़ाने के लिए भारत $5 मिलियन उपलब्ध कराएगा। स्वास्थ्य तानक्यता के निर्माण के दिशा में स्वास्थ्य मंत्रियों को एक नई ट्रैक की शुरुआत करना, डिजिटल और साइबर मतलब कि रिलेशन को बढ़ाने के लिए। ये ट्रांसलेशन है ना, इंडियन एक्सप्रेस में ये पॉइंट दिया हुआ है, तो वहाँ से जब मैंने ट्रांसलेट किया इसको, तो ये तानक्यता लिख दिया, मतलब इसका मतलब है रिलेशन, कनेक्टिविटी या उस क्षेत्र में काम करना। इतना भी ध्यान रखेंगे तो आपका हो जाएगा। भारत आसियान साइबर नीति वार्ता का नियमित तंत्र भी शुरू किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन पर कार्यशाला, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, हरित हाइड्रोजन जिसको कहते हैं हम लोग, हरित हाइड्रोजन को लेकर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वर्कशॉप वगैरह आयोजित करेंगे, उस चीज़ पर भी बातचीत करने वाले हैं। भारत और आसियान हरित हाइड्रोजन पर भी बात करेंगे। जलवायु तानकता के निर्माण की दिशा में माँ के लिए एक पेड़ लगाओ अभियान में शामिल होने के लिए आसियान नेताओं को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पहल को शुरुआत किया था, जिसका नाम था माँ के लिए एक पेड़ लगाओ। अब उसी के तहत में क्या किया जाएगा, तो आसियान के देशों को भी कनेक्ट किया जा रहा है। अगला देखिए आसियान क्या है। आसियान के बारे में इससे पहले ही बताया है, देखिए क्या है। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में, थाईलैंड में आसियान संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा, जिसको क्या कहा जाता है, बैंकॉक घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। कौन कौन से देश संस्थापक थे ये पूछ सकता है आपसे, अगर सबसे कठिन सवाल बनाना होगा तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। कृपया इनका नाम ध्यान में रखें, बाकी के देश बाद में ऐड हुए हैं। लक्ष्य क्या है देश में, इसका लक्ष्य है कि भाई स्थिरता रहे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। सदस्य राज्यों के अंग्रेजी नाम के वर्णमाला क्रम के आधार पर इसका अध्यक्षता प्रतिवर्ष बदलती रहती है। अंग्रेजी नाम जो है इनके सदस्य राष्ट्रों को, उसके हिसाब से इसका बैठक बदलता रहता है।
यह क्षेत्र विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ऐसा माना जाए 2050 तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा आसियान। 10 सदस्य देश हैं, अभी 10 के नाम आपको पता होने चाहिए। जो भी 10 दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र हैं वो सभी के सभी 10 के 10 सदस्य हैं उसके। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक है कि बीआरओ ने कहा है कि गंगोत्री रोड जो है, गंगोत्री रोड है, मैं दिखाऊंगा क्या है, और इसको हम और चौड़ा कर रहे हैं, इसका चौड़ीकरण कर रहे हैं। इससे कोई भी सुप्रीम कोर्ट का 2021 का ऑर्डर, किस चीज़ को लेकर ऑर्डर, भाई क्या क्या नया नया चीज़ें सब बोल रहा हूँ मैं। 2021 का ऑर्डर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का 2021 ईस्वी में 4 धाम प्रोजेक्ट को लेकर, क्या नाम है इसका, 4 धाम प्रोजेक्ट नाम है, इसको लेकर एक ऑर्डर आया था जिसमें ये बोला गया था कि आप 4 धाम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। क्यों इसको लेकर विवाद हुआ था कि बोला था कि कई सारे इको सेंसिटिव जोन से गुजर रहा है प्रोजेक्ट, जिससे उनको नुकसान हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को बाद में समझाया गया कि स्ट्रैटेजिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, और ये बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तब से बनाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। तो अब बीआरओ ने कहा है कि हम जो चौड़ाकरण करेंगे किस रोड का, तो मैं वो रोड का नाम भी बताऊंगा, उससे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिसीजन का वायलेशन नहीं हो पा रहा है। देखिए कौन सा रोड है ये, तो दरअसल ऋषिकेश गंगोत्री को लेकर रोड है, जिसमें ऋषिकेश गंगोत्री धरासू, कौन सा रोड है बंधुओं, तो गंगोत्री को धरासू से जोड़ने वाला जो रोड है उसके चौड़ीकरण की बात हो रही है। ठीक है, किसका, तो धरासू एस्टेट जो है, धरासू एस्टेट जो है उसके चौड़ीकरण की बात हो रही है। तो ये इको सेंसिटिव जोन है वहाँ पर, कौन सा, तो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है, BESZ। आपको लग रहा होगा कि सुबह सुबह मास्टर क्या हो गया, उत्तराखंड का करंट अफेयर हमें पढ़ा रहा है। 69 BPSC PT में उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा गया जिसकी सीमा चीन से नहीं लगती है। इसी तरह का सवाल था, तो ये सवाल था शायद कि सबसे उत्तरी इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 69 BPSC के पेपर उठा कर देखिए, फिर मुझे बोलिएगा। इसलिए उत्तराखंड का मैपिंग करेंगे, 4 धाम प्रोजेक्ट को समझेंगे, इस रोड के बारे में और न्यूज़ मैंने समझा दिया है आपको, उस रोड को भी दिखाऊंगा, कौन कौन से इसमें रोड बनेंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। ओके, 4 धाम परियोजना है, इसको इकोनॉमिक रूप से, कल्चरल दृष्टिकोण से और स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से, रणनीति के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है देश के लिए, क्योंकि ये हमारे चीन सीमा से सटे हुए इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और विपरीत परिस्थिति में हमारी सेना जो है वो बहुत तेज़ी से चीन की सीमाओं पर पहुँच सकती है। देखिए ऋषिकेश एक जगह है, जो हरिद्वार से ऊपर जाएंगे तो ऋषिकेश एक जगह है, वहीं से 4 धाम यात्रा वगैरह के लिए इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसमें से 2 रोड निकलेगा। एक निकलेगा ऋषिकेश से धरासू, जिस प्रोजेक्ट का चौड़ीकरण अभी करना है। दूसरा है धरासू से यमुनोत्री, 95 किलोमीटर है। तीसरा है धरासू से गंगोत्री, जो 124 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं, ये आपको मुझे बताना है, भूल गए होंगे। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग को लेकर 140 किलोमीटर की यात्रा है। उसके बाद रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर निकलती हैं। देश में 2 4 धाम हैं, एक तो है भाई देश के अलग अलग हिस्सों में 4 धाम हैं, और एक है उत्तराखंड में 4 धाम, जिसको माना जाता है कौन कौन से, तो यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये 4 धाम को माना जाता है कि भाई उत्तराखंड में 4 धाम जो हैं उनमें। अब इसको आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है भाई सभी 4 धामों को पूरब से पश्चिम में लगाइए, तो उसमें कौन से आ जाएगा, सबसे पूरब में बद्रीनाथ आ जाएगा, फिर केदारनाथ आ जाएगा, फिर गंगोत्री आ जाएगा, फिर यमुनोत्री आएगा। इनको कृपया ध्यान में रखें। अब पश्चिम से पूरब की तरफ में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पूछेगा, ये आपसे इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, और एक और स्ट्रेच है इसमें टनकपुर से पिथौरागढ़, ये भी 4 धाम के लिए। आप ध्यान से देखेंगे तो सारे चीन सीमा के करीब पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं ये सारे के सारे प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी इन क्षेत्रों में, जिससे पर्यटन का और भी ज़्यादा विकास हो, और पर्यटन के डेवलपमेंट से क्या होगा, इकॉनमी थोड़ी सी अच्छी होगी। इस परियोजना का प्रारंभ दिसंबर 2016 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। 4 प्रमुख तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को प्रत्येक मौसम में राजमार्गों के द्वारा जोड़ना था, ऑल वेदर रोड्स के द्वारा। 889 किलोमीटर लंबी है ये, और 53 छोटे सर्कल परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है।
इनमें से प्रत्येक की लंबाई 100 किलोमीटर से कम है, इसलिए इस परियोजना को पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। 100 किलोमीटर से कम का इन्होंने रखा था, प्रत्येक 100 किलोमीटर करके इन्होंने बनाया है, इसलिए उसको पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता उस समय नहीं पड़ी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई किया और भारत सरकार को निर्देश दिया। BRO बना रही है, कौन? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बना रही है। तो BRO को भारत सरकार ने बोला कि कृपया पर्यावरण का ध्यान में रखें, अति पर्यटन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उसके साथ साथ बहुत सारी रोडों का निर्माण किया जाएगा, उससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का 100 किलोमीटर से अधिक विस्तार होने पर पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है। चारधाम परियोजना से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएं, इस परियोजना से होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के कारण यह विवादित रही है। इस परियोजना से पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य से आपदा जोखिम का खतरा बढ़ा है। वृक्षों की कटाई, चट्टानों के ढीले होने के कारण भूस्खलन, इन सब चीज़ों के कारण से भारी नुकसान हुआ था। लेकिन भारत सरकार मान रही है कि एक बार जब ये बन जाएगा उसके पश्चात हम पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ों पर और विशेष रूप से काम कर लेंगे। ये उत्तराखंड का मैप है, कृपया इसको ध्यान रखें। 69 BPSC में इसके मैपिंग से एक सवाल पूछा गया था, तो ज़रूरी नहीं कि आपसे केवल बिहार का ही पूछा जाए। ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि पिछले साल हिमाचल उत्तराखंड में बहुत भीषण स्तर पर बाढ़ आई थी, उसके पश्चात आपसे पूछा गया था। उत्तरकाशी है, ये चमोली है, पिथौरागढ़ है, यहाँ पर चंपावत दिखेगा, यहाँ पर आपको उधम सिंह नगर दिखेगा। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ये अल्मोड़ा है, ये गढ़वाल है, ये हरिद्वार है, ये देहरादून है, और ये टिहरी गढ़वाल है, और ये रुद्रप्रयाग है। जिसमें सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है? रुद्रप्रयाग दिखेगा। बाकी आपको बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो चीन सीमा पर दिखेंगे, जो 3 हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। इन तीनों की सीमा चीन से लगती है, तो ये ध्यान में ज़रूर ही रखिएगा इन सभी टॉपिक को, और इन जिलों को भी ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसमें हैमिल्टन, हमें साइक्लोन के बारे में पढ़ना है। एक चीज़ और है इसके मैपिंग में एक चीज़ और ये है कि उत्तराखंड को ना 2 मंडल में डिवाइड किया जाता है। ये हो गया कुमाऊँ मंडल, कुमाऊँ बोलते हैं, इसकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। और ये गढ़वाल है, ये गढ़वाल मंडल है, ये इसकी संस्कृति बिल्कुल अलग होती है, दोनों की संस्कृति अलग होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कुमाऊँ और गढ़वाल 2 अलग अलग है वहाँ पर। हरिकेन मिल्टन, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे खतरनाक में से एक में इसका नाम है। 280 किलोमीटर की रफ्तार, इसको आप तभी समझ सकते हैं जब आपने बाइक तेज़ से चलाया हो। 80-100 पर जाते जाते बाइक में बहुत तेज़ हो जाता है, सोचिए 280 किलोमीटर, ठीक है। देखते हैं ज़रा क्या है ये अमेरिका का मैप है, आपको बड़ा सुंदर सा दिया हुआ है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 स्टेट हैं वहाँ पर, और अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में आपको अलग अलग राज्यों के नाम आपने सुने होंगे। जैसे कैलिफोर्निया का नाम आपने सुना होगा, जैसे आपने वॉशिंगटन का नाम सुना होगा, वॉशिंगटन DC, तो वॉशिंगटन DC आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। जैसे आपने न्यूयॉर्क का नाम सुना होगा, तो न्यूयॉर्क एक स्टेट भी है और एक शहर भी है, शहर अलग है, न्यूयॉर्क राज्य अलग है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा मिसिसिपी का नाम, मिसिसिपी नदी पक्षी के पंजाकार तरीके का वो डेल्टा बनाती है, तो मिसिसिपी आपको यहाँ पर दिखेगा। उसी प्रकार से ये जो हैमिल्टन आया है अभी तूफान, ये फ्लोरिडा में आया है। फ्लोरिडा बिल्कुल ही अलग सा आपको दिखेगा, प्रायद्वीपीय राज्य टाइप का दिखेगा, जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, उसी प्रकार का ये राज्य है जो पूरी 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये इसकी बड़ी विशिष्टता है। यहीं पर अभी भारी मात्रा में बहुत बड़ी तबाही के साथ में ये तूफान आया था जिसका नाम है मिल्टन। अमेरिका राज्य के फ्लोरिडा के सिएस्टा के शहर के तट से टकराया था। बहुत ही भीषण स्तर का इसको माना जाता है। कुछ राज्यों का और आपने नाम सुने होंगे, जैसे आपने टेक्सास का सुना होगा। ये अमेरिका के पिछले राज्यों में से एक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा विकसित है। अमेरिका के हिसाब से इसकी कंपेयर थोड़ा सा कम होता है। बाकी यहाँ पर आपको कई सारी नदियाँ बहती हुई दिखती हैं, जिस नदियों किनारे बहुत सारे औद्योगिक शहर आपको पता होगा। औद्योगिक शहर जो गाड़ियों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, वो सब यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। मैपिंग इसका कभी और करेंगे। देखिए फ़िलहाल में यहाँ पर और क्या क्या दिया हुआ है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जो पूछा जा सकता है कि मैक्सिको से अमेरिका के किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो कैलिफोर्निया है, एरिजोना है, न्यू मैक्सिको है, टेक्सास है। इनकी सीमा मैक्सिको से लगती है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर कनाडा के साथ सीमा लगती है, इन सभी की कनाडा के साथ सीमा लगती है। और बाकी 2 ही जो मुख्य रूप से हैं जिनसे अमेरिका की लैंड से सीमा लगती है, ठीक है।
हाल ही में हरिकेन मिल्टन अमेरिका राज्य फ्लोरिडा के सिएस्टा के तट से टकराया था। इसमें फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में 24 घंटे में 16 इंच की बारिश हो चुकी थी। 24 घंटे में 16 इंच बहुत होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है ना। यह पिछले 1000 साल में इस इलाके में होने वाली सबसे ज़्यादा बारिश है। आप रिकॉर्ड समझ रहे हैं, 1000 वर्षों में। आपको मैं बताता हूँ, आज के हिसाब के अगर हमारे पास तकनीक नहीं होती अमेरिका के पास कि वो पूर्वानुमान कर सकता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है आसानी से, और उसको पहले से पता था कि इसका क्या रहेगा तीव्रता, नहीं अगर ये हमें पता होता तो कम से कम 1 लाख लोग मारे जाते इसमें। इतना भयानक था ये। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण ही यहाँ के लोग बच पाए हैं। आपदा उड़ीसा 1998, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा 1999 है शायद, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये पढ़िएगा। वहाँ पर एक साइक्लोन में 25,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो उस समय हमारे पास पूर्वानुमान की तकनीकें नहीं थी कि कब कौन सा साइक्लोन आएगा। उसी प्रकार से अमेरिका के पास अभी था पूर्वानुमान की तकनीक, सभी देशों के पास में अब तो आसान हो गया है स्पेस टेक्नोलॉजी के कारण से। अगर वो नहीं होता तो बहुत भारी संख्या में लोग मारे जाते। 1000 साल में समझ सकते हैं आप। इस इलाके में 3 महीने की बारिश मात्र 3 घंटे में हो गई। अब आप खुद ही समझ जाइए। हरिकेन एक तरह का चक्रवात होता है। इसकी मुख्य विशेषता तेज़ हवाएं, भारी वर्षा होती है। इसके उत्पत्ति स्थान के आधार पर अलग अलग नाम होते हैं। जैसे क्या क्या नाम होता है? टाइफून चीन सागर, प्रशांत महासागर में, जापान सागर में बोला जाता है दरअसल में, चीन, जापान, उसके अलावा फिलीपींस, इन सब इलाकों में इसको टाइफून कहा जाता है। कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में इसको हरिकेन कहा जाता है। टोर्नेडो पश्चिम अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा जाता है। विलीविलीज उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंद महासागरीय क्षेत्र में इसको नाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है। इक्वेटर पर कभी कोई चक्रवात नहीं आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल का भाव होता है। उसके ऊपर आएगी, उसके नीचे आएगी, उससे नीचे, उससे ठीक इक्वेटर पर नहीं आती है। ये हरिकेन इन इलाकों में दिखेगा आपको, साइक्लोन इन इलाकों में दिखेगा आपको, टाइफून यहाँ पर दिखेगा आपको, टाइफून यहाँ पर साइक्लोन दिखता है। इन सभी प्रकार के तूफानों का वैज्ञानिक नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये सब के सब। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति दक्षिणी गोलार्ध में 8 डिग्री अक्षांश से 15 डिग्री अक्षांश के मध्य महासागर के सतह पर होती है, उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों में। ये महासागर के पश्चिमी भाग में उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है जनरली, हालांकि पश्चिमी भाग में भी हो सकते हैं। जैसे हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन के कारण से, समुद्र के तापमान बढ़ने के कारण से भारत के अरेबियन सी में भी देखा गया है कि यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं और भारत के पश्चिमी भाग में तबाही मचाते हैं। ठीक है, ये महासागर के पश्चिमी भाग उत्पन्न होते हैं जहाँ तापमान पूरी भाग के तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। महासागर के पश्चिमी भाग किसी भी देश के तट के पश्चिमी भाग जो होता है, और वो महासागर का पश्चिमी भाग सामान्य तौर पर वहाँ पर तापमान के कारण से उत्पन्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा वामावर्त काउंटर क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हो गया, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ये। ठीक है, इसको ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। अमेरिका के मैपिंग भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका का फिजिकल मैपिंग मैंने करवाया था एक दिन, जिसमें सभी झील, सभी नदियाँ, बड़ी बड़ी, सबका मैंने करवाया था। अमेरिका के अलग अलग पहाड़ों को भी बताया था मैंने, रॉकीज़, एंडीज, सब करवाया हुआ था। जब हमने पढ़ा था कि भारत का एक जहाज़, जिसके कारण से अमेरिका में एक पुल टूट गया था, याद होगा उस जहाज़ का क्या नाम था? कौन से शहर के पुल टूटे थे वो? कौन सी खाई थी वहाँ? सब भूल गए होंगे, जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है। मैंने करवाया था आपको। भारतीय क्रू मेंबर्स बैठे हुए थे उस जहाज़ में, पानी का जहाज़ था जिसके टकराने से एक पुल गिर गया था अमेरिका का। याद है आपको? बताइए उस जहाज़ का क्या नाम था? तो उस दौरान मैंने मैपिंग करवाया था, भूल गए होंगे आप, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, देख लीजिएगा उसको अच्छे से एक बार और बाकी फिजिकल मैप मैं एक दिन और करवा दूंगा उसका। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जापान में एक संगठन बनाया गया था जिसका काम क्या था, तो दुनिया भर में निरस्त्रीकरण को लेकर, वेपनाइजेशन को कम करने को लेकर काम कर रही थी, दुनिया में शांति लाने के लिए काम कर रही थी। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले जापानी संगठन निहोन हिंडाक्यो, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये नाम है इस संगठन का। परमाणु बम हमले के पीड़ितों ने किया था इसका गठन। परमाणु बम अटैक हुआ था जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो उसके जो पीड़ित व्यक्ति थे उनके अंदर बदला लेने की भावना नहीं आई। किस चीज़ की भावना आई?
कि हम दुनिया को इस संकट से बचाते हैं, क्योंकि हमने इस संकट को झेला है, हमें पता है कि क्या है ये संकट, है ना। साल 2024 को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहरों पर अमेरिका के परमाणु बम गिराए गए थे। उसके बाद एक पीड़ितों का संगठन, जो इस चीज़ के विक्टिम थे, उनका एक संगठन बना था जिसका नाम क्या था, निहोन हिंडाक्यो, इसको दिया गया है। परमाणु बम पीड़ितों ने बनाया था संगठन। 1956 में हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका परमाणु बम हमलों से प्रभावित लोगों ने इसकी स्थापना की थी। 1956 में इसकी स्थापना हुई है। 1956 में इसकी स्थापना हुई है, जिसका नाम है निहोन हिंडाक्यो। पूछा जाएगा निहोन हिंडाक्यो हाल ही में चर्चा में था, क्या है ये? तो एक संगठन है जो निरशस्त्रीकरण को लेकर, वेपनाइजेशन को कम करने को लेकर दुनिया भर में काम करती है। कई सारे शांति सम्मेलन में भाग लेती है, देशों को उत्साहित करती है कि आप हथियारों को छोड़िए, शांति की तरफ में आइए। जितने एक भी बम बनाए जा रहे हैं दुनिया में गुरु, एक भी बम अगर बन रहा है तो बेकार नहीं जाएगा, उसका यूज तो ज़रूर ही होगा, गारंटेड है कि यूज होगा। और यूज किस लिए होगा? तो इंसानों को मारने के लिए ही होगा। आज हो, कल हो, 100 साल बाद हो, 50 साल बाद होगा तो ज़रूर उसका उपयोग। देख ही रहे हैं आप, ईस्ट जो मिडिल ईस्ट है उसमें क्या हो रहा है। बेधड़ल्ले से लाइव लोगों को मारा जा रहा है, लाइव मार रहे हैं ना। अब तो वीडियो दिखता है आपको, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बट जाते हैं मुस्लिम के नाम पर, जूइस के नाम पर, हिंदू के नाम पर। इन लोगों ने जापान में हिबाकुश के नाम से जाना जाता है। इस संगठन का पूरा नाम जापान एच बम पीड़ित संगठन का परिसंघ है। जापानी में इसे छोटा करके निहोन हिंडाक्यो कहा जाता है। यह सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली हिबाकुशा संगठन बन गया। नोबेल प्राइज़ 2024 साहित्य के लिए किसको दिया गया है? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान दक्षिण कोरियाई लेखक हान कांग को मिला है। ये सम्मान क्या है? दक्षिण कोरिया के महिला लेखक हैं जिनका नाम है हान कांग, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का नोबेल भारत के एक ही व्यक्ति को आज तक मिला, वो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, उनको मिला था। आज़ादी के पहले ही उनको मिला था। कई सारे लोगों का ऐलान किया गया है, तो उसमें साहित्य के लिए किनका नाम किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के लेखक है हान कांग, इनका किया गया। 2022 में नॉर्वे के लेखक जॉन फॉर्से को दिया गया था। और साहित्य में अब तक 121 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। और उसके बाद 2023 में फ्रेंच लेखिका एनी आर्ने को ये सम्मान दिया गया था। और बस ध्यान में रखिएगा, आज तक अकेले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिनको 1913 में ये सम्मान दिया गया था, उनकी कृति गीतांजलि को लेकर। गीतांजलि का हिंदी वाला वर्जन पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत किताब है, अद्भुत है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला एक छोटा सा न्यूज़ है जिसमें क्या है कि आफ्टर 2 डिकेड ऑफ वेट, दिल्ली जू का एक अफ्रीकन हाथी है। इस हाथी को देखकर आप परेशान हो जाएंगे, ये आपको उदास सा दिखेगा। इसको 29 साल बाद, करीब में 29 साल का है ये, लगभग 20 साल के बाद इसको कोई मतलब साथ में रहने के लिए मिल जाएगा। और ये एक नया एलिफेंट अफ्रीका से जो इसके साथ में रहेगा। दरअसल 2 एलिफेंट रहेंगे तो डिप्रेस नहीं होगा हाथी। यही है, इसका नाम क्या है? शंकर इसका नाम है, 29 साल का है, दिल्ली के जू में आपको दिख जाएगा। और बोत्सवाना और जिम्बाब्वे 2 देश हैं, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, वहाँ से लाया जाएगा 2 फीमेल एलिफेंट को, और इसी चिड़ियाघर के लाया जा रहा है। इससे पहले 1996 में जिम्बाब्वे से एलिफेंट को लाया गया था, विम्बेई नाम था जिसका। उसमें प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल जी, उनको गिफ्ट मिला था और उसको रखा गया था इसी जू में, लेकिन 2001 में उसकी मृत्यु हो गई थी। 1998 के आसपास उसको दिल्ली जू में लाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी 2001 के आसपास में। तो उसके पश्चात से पहली बार आ रहा है, 2 हाथनी आ रही है। क्या नाम है उनका? नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। एक अफ्रीका के देश बोत्सवाना और एक जिम्बाब्वे से लाया जाएगा, तो बस ध्यान में रखिएगा इसको। और क्या बताऊँ इस टॉपिक में, नाम थोड़ी ना पूछेगा आपको हाथियों के, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज का यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, जितना टॉपिक था मैंने करवाया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी ध्यान रखिएगा। और पिछले दिन के ही न्यूज़पेपर में था कि बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस जो है वो देश में पहली ट्रैफिक पुलिस बन गई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करके ट्रैफिक को कंट्रोल करेगी। तो ये पीटी फैक्ट के तौर पर ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। दशहरा मनाइए अच्छे से। और राम की जीत है रावण के ऊपर, अच्छाई की जीत है बुराई के ऊपर में। तो ये केवल कहने के लिए वाक्य नहीं होता है, बस लिख दिया, पढ़ लिया, सुन लिया, आगे बढ़ गए। इसमें बहुत गहरा गूढ़ रहस्य होता है कि आपके अंदर की भी अगर कोई बुराई है तो उसको आपको ख़त्म करना खुद ही पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।